आम हो गया है, क्या कारण? 15 दंपतियों में एक दंपति को इनफर्टिलिटी है या बांझपन है। तो जो अंडे नहीं बन रहे हैं उसमें एक ओबेसिटी कारण हो गया, पीसीओएस कारण हो गया, स्ट्रेस कारण हो गया, ये सारे कारण एनोवुलेशन का कॉज करते हैं। आजकल आधुनिक तकनीक लैप्रोस्कोपी और हिस्टेरोस्कोपी चलन में है। बच्चेदानी को असेस करना है, उसमें कोई दिक्कत है तो कभी हम लैप्रोस्कोपी से करते हैं, कभी हम हिस्टेरोस्कोपी से करते हैं। सक्सेस क्या ज्यादा है? सक्सेस रेट तो देखिए, सक्सेस रेट सर्जरी का बहुत ज़्यादा है। आपने पढ़ा होगा कि अक्सर महिला आती हैं हमारे पास कि डॉक्टर साहब हमारे रसौली हो गई है, तो क्या हम प्रेगनेंसी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, या हमारे ट्यूब्स बंद हैं तो डॉक्टर साहब अब हमारा क्या केवल हमारे पास आईवीएफ का ही ऑप्शन बचा है या आप कुछ और ऑप्शन दे सकते हैं। कितनी सुरक्षित है ये दोनों एडवांस तकनीकें? हिस्टेरोस्कोपी में कोई भी इंसिजन नहीं आता है। अगर कोई जना एक्सपीरियंस्ड है और वो ये सर्जरी परफॉर्म करा है तो ये काफी हद तक सेफ है। क्या बांझपन की समस्या में आईवीएफ जरूरी हो गया? ट्रीटमेंट में हर किसी को सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ केसेस हैं जिनमें सर्जरी की ज़रूरत है। वेलकम टू सीरीज भारत पॉडकास्ट। मैं ऋचा सिंह। आज हम एक बड़े और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और वो विषय है बांझपन की समस्या। कहीं ना कहीं महिलाओं को बांझपन के लिए जिम्मेदार माना जाता रहा है। आज के समय में महिलाओं की अधिकांश आबादी समस्या से जूझ रही है। आज के समय में आईवीएफ और आधुनिक चिकित्सा तकनीक के माध्यम से कहीं ना कहीं महिलाओं को इस समस्या से निजात भी मिलती नजर आ रही है। अब इसके अलावा हम बात करेंगे बांझपन की समस्या में आईवीएफ के अलावा लैप्रोस्कोपी और हिस्टेरोस्कोपी तकनीक की क्या अहम भूमिका है, और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है जानी मानी आईवीएफ एक्सपर्ट और दीवा आईवीएफ लखनऊ की डायरेक्टर डॉक्टर वैशाली जैन। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो रिचा। बांझपन आम हो गया है, क्या कारण? देखिए, आम ये है कि अगर हम WHO के आंकड़े देखें तो 4% से 16% दंपति इस समस्या से जूझ रहे हैं और 15 दंपतियों में एक दंपति को इनफर्टिलिटी है या बांझपन है। और कारण जो है, कुछ कारण तो पुराने ही हैं, जैसे 1%, 1/3 में महिला में रीजंस होते हैं, 1/3 में पुरुष में रीज़न होते हैं और 1/3 में हम मानते हैं कि दोनों का कंबाइन करके कोई कारण होते हैं। इसके अलावा जो आजकल हमारे सोशल फैक्टर्स आ गए हैं, लड़कियां देर से शादी कर रही हैं, अपना करियर बनाने की कोशिश करके वो अपना जो है प्रेगनेंसी को डिले करती हैं, और जो है सोशल फैक्टर्स के अलावा अगर हम माने तो लाइफस्टाइल में बहुत चेंजेस आ गए। कोई तरह तरह की बीमारियां, PCOD, ओबेसिटी और डिप्रेशन, ये सारी जो हमारी लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं। इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो खाना पीना हमारा हो गया, जो उसमें काफ़ी परिवर्तन हो गया, तो ये सारे कंबाइन करके रिस्क जो हमारा कारण है वो इंक्रीज हो गए हैं। कहीं ना कहीं मोटापा भी इसका कारण? हाँ, मोटापा भी एक कारण है, क्योंकि फास्ट फूड वगैरह से इंसान हेल्थ पुट ऑन करता है तो उससे भी कहीं ना कहीं कारण बनता ही बनता है। हाँ, महिलाओं में हम मानते हैं कि बेसिक 2 बड़े कारण होते हैं। जैसे एक कारण होता है कि उनके अंडे नहीं बन रहे हैं, और दूसरा मेन कारण होता है, मतलब 40% में अंडे नहीं बन रहे होते हैं, 40% में ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं, और 20% में आप मान के चलिए और जैसे फाइब्रॉइड हो गया, पॉलिप हो गया। तो जो अंडे नहीं बन रहे हैं उसमें एक ओबेसिटी कारण हो गया, PCOS कारण हो गया, स्ट्रेस कारण हो गया, ये सारे कारण एनोवुलेशन का कॉज करते हैं। आजकल आधुनिक तकनीक लैप्रोस्कोपी और हिस्टेरोस्कोपी चलन में है। ये देखिए, लैप्रोस्कोपी और हिस्टेरोस्कोपी हम आम भाषा में अगर बोलें तो दूरबीन विधि द्वारा एक प्रोसीजर होता है। ये एक सर्जरी होती है, इसको मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी बोलते हैं, की होल सर्जरी बोलते हैं, और आम भाषा में इसको दूरबीन विधि द्वारा कोई प्रोसीजर अगर हम करते हैं तो उसको ये बोलते हैं। और लैप्रोस्कोपी का मतलब है कि पेट में दूरबीन डाल के यूट्रस, बच्चेदानी और नलों के ऊपर का हिस्सा हम चेक करते हैं। और हिस्टेरोस्कोपी का मतलब होता है कि अगर हम बच्चेदानी के रास्ते दूरबीन डालें और बच्चेदानी का इंटरनल चीज़ें चेक करें तो उसको हिस्टेरोस्कोपी बोलते हैं। लैप्रोस्कोपी और हिस्टेरोस्कोपी मतलब
कॉमन है, मतलब एक ही प्रोसीजर में आता है? एक ही प्रोसीजर वर्ड नहीं बोलूँगी, अगर हमें बच्चेदानी को असेस करना है, उसमें कोई दिक्कत है, तो कभी हम लैप्रोस्कोपी से करते हैं, कभी हम हिस्ट्रोस्कोपी से करते हैं, क्योंकि लैप्रोस्कोपी में आउटर स्ट्रक्चर दिख रहा है आपका बच्चेदानी का, और हिस्ट्रोस्कोपी में अंदर की चीज़ें दिख रही हैं। तो डिफरेंट सिचुएशंस हैं जिसमें आप, किसी में आपको लैप्रोस्कोपी करनी होती है, किसी में आपको खाली हिस्ट्रोस्कोपी करनी पड़ती है। और जो इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स हैं, अगर मैं उनको अमूमन बताऊं तो 90% क्या 99% में हमें लैप्रो और हिस्ट्रो कंबाइन करना पड़ता है। 1% में खाली हिस्ट्रो करना पड़ता है या 1% में खाली लैप्रो करना पड़ता है। लेकिन बांझपन के ट्रीटमेंट के लिए हमें लैप्रो हिस्ट्रो कंबाइन करना पड़ता है, और इसको हम बोलते हैं फर्टिलिटी एनहांसिंग सर्जरी। जो इसका नाम होता है फर्टिलिटी एनहांसिंग सर्जरी बोलते हैं उसको। सक्सेस क्या ज़्यादा है? सक्सेस रेट तो देखिए, सक्सेस रेट सर्जरी का बहुत ज़्यादा है। आपने पढ़ा होगा कि अक्सर महिला आती हैं हमारे पास कि डॉक्टर साहब हमारे रसौली हो गई है, तो क्या हम प्रेगनेंसी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, या हमारे ये ट्यूब्स बंद हैं, तो डॉक्टर साहब अब हमारा क्या केवल हमारे पास IVF का ही ऑप्शन बचा है या आप कुछ और ऑप्शन दे सकते हैं। तब हम उनकी करेक्टिव सर्जरीज करते हैं या फर्टिलिटी एनहांसिंग सर्जरी करते हैं। अगर ट्यूमर है तो हम ट्यूमर निकालते हैं। अगर बच्चेदानी में कुछ चिपका होता है, एंडोमेट्रियोसिस एक सिचुएशन होती है, तो उसमें हम उससे उनको निजात दिलाते हैं। अगर कोई गांठ होती है तो उसको करते हैं। सिस्ट होगा, आपने सुना होगा कि अंडाशय में सिस्ट हो गया है, तो वो भी हम इस दूरबीन विधि के द्वारा निकालते हैं। तो इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट फॉर इनफर्टिलिटी एज वेल एज महिलाओं में जो भी दिक्कतें होती हैं उनको हम कन्वेंशनल सर्जरी, यानी कि अगर पेट खोलने के बजाय अगर हम दूरबीन विधि द्वारा करते हैं, इसमें मतलब छोटे छोटे इंसिजन्स आते हैं अगर हम लैप्रोस्कोपी की बात करें, और हिस्ट्रोस्कोपी में कोई भी इंसिजन नहीं आता है। कितनी सुरक्षित हैं ये दोनों एडवांस तकनीकें? आपने रोबोटिक सर्जरी का नाम सुना होगा। ऐसी दूरबीन विधि द्वारा तो आजकल बहुत कॉमन सर्जरी है ये, और बहुत ही सेफ है विद द एक्सपीरियंस सर्जन। अगर कोई जना एक्सपीरियंस्ड है और वो ये सर्जरी परफॉर्म कर रहा है तो ये काफ़ी हद तक सेफ है। क्या इस तकनीक के बाद नेचुरल रूप में गर्भधारण संभव है? बहुत संभव है। बहुत सारी, अगर मान लीजिए केवल एक ही कारण है, ट्यूब्स बंद हैं और हमने वो दूरबीन विधि द्वारा खोल दी है, तो डेफिनेटली नेचुरल कंसेप्शन हो सकता है। तो जो है अगर बांझपन का कहें तो फर्टिलिटी एनहांसिंग सर्जरीज इन द फॉर्म ऑफ लैप्रोस्कोपी एंड हिस्ट्रोस्कोपी का बहुत ही अच्छा सक्सेस रेट है। जिस भी पर्पज़ के लिए आप सर्जरी कर रहे हैं तो उसका सक्सेस रेट आई वुड से 100% है, 95 to 100% है। क्या बांझपन की समस्या में IVF ज़रूरी हो गया है? ज़रूरी कोई तो मेडिसिन के नहीं। देखिए, अगर हम इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट सोचे तो एक स्टेप होता है मेडिसिन से आप क्योर कर सकते हैं, सर्जरी एक फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट होता है, और थर्ड होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक जिसमें IVF और इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन आता है। तो ट्रीटमेंट में हर किसी को सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ केसेस हैं जिनमें सर्जरी की ज़रूरत है, और इसलिए अगर इनफर्टिलिटी का रीज़न सर्जरी के से सही हो जाता है, क्योर हो जाता है, मान लीजिए आपकी ट्यूब्स ब्लॉक है, आपके अंडाशय में गांठ है, बच्चेदानी में गांठ है, आपकी बच्चेदानी में पर्दा पड़ा है, तो डेफिनेटली आपका इससे इनफर्टिलिटी से ट्रीटमेंट, इसके सर्जरी से आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। जी। लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी के बिना भी बांझपन का इलाज संभव है? लैप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी हर पेशेंट में हम नहीं कर रहे हैं, जिसमें इंडिकेटेड होता है उसी में कर रहे हैं। एक ये सुविधा जो है कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है और कभी कभी नहीं भी पड़ती है। स्पेशली जब हम IVF फेलियर की बात करते हैं, तो IVF फेलियर में हमें हिस्ट्रोस्कोपी करके हम देख लेते हैं कि उनकी बच्चेदानी की जगह कैसी है, या हाइड्रोसेल्पिंग्स होता है जिसमें ट्यूब्स में पानी भर जाता है, तब हमें लैप्रोस्कोपी करके वो ट्यूब निकालनी पड़ती है ताकि हमारा IVF का सक्सेस रेट बढ़ जाए। तो इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में इट इज़ लाइक अ सपोर्ट सिस्टम। IVF की अगर कंपेरेटिवली हम बात करें हिस्ट्रोस्कोपी और लैप्रोस्कोपी की तुलना करें तो खर्च में कितना अंतर आता है? खर्च आप अब ये कहूँगी कि डेफिनेटली जो IVF है वो थोड़ा कॉस्टली है। 1 लाख से ऊपर IVF का कॉस्ट आता है मिनिमम,
और लैप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी अगर आपका बहुत मेजर सर्जरी नहीं है तो 1 लाख से कम ही आता है उसका खर्चा। जी बिल्कुल। आपका अनुभव कैसे रहा? जैसे आपके पास बहुत से पेशेंट आते होंगे, आपका अनुभव कैसा रहा? आपको क्या लगा कि क्या सक्सेस ज़्यादा है? देखिए, मैं तो आई डू एडवांस लैप्रोस्कोपी एंड हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरी, आई डू IVF ऑल्सो। तो सक्सेस जिन केसेस में लैप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी से आपका ट्रीटमेंट हो रहा है तो आपको लैप्रोहिस्ट्रोस्कोपी पे जाना चाहिए। अगर आपका डॉक्टर, आपके विशेषज्ञ आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आपके IVF में भी शायद आपको इसका सपोर्ट लेना पड़ेगा, तो आपको लैप्रोस्कोपी एंड हिस्ट्रोस्कोपी एज पर विशेषज्ञ कराना उचित है। तो मतलब जो भी आपका वो ट्रीटमेंट आप जिनसे ले रहे हैं उनसे, उनकी सलाह पे आप अगर कराते हैं तो 100% सक्सेस रेट होता है। लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी के बाद भी क्या IVF जरूरी होता है? IVF मतलब अगर सक्सेस नहीं हो रहा है तो क्या उसके बाद भी आप IVF का सजेशन देते हैं पेशेंट? हाँ, IVF हो सकता है कभी कभी IVF करने से पहले भी हमें लैप्रोहिस्ट्रोस करानी पड़े, क्योंकि वो एक चीज़ ज़रूरी हो जाती है। जैसे मान लीजिए किसी की गांठ है तो उसको गांठ को निकालने के बाद ही उसके IVF होगा, कुछ केसेस में ऐसा होता है। या सिस्ट है बड़ा सा तो सिस्ट निकालने के बाद ही IVF होगा। और कभी कभी अगर हमने लैप्रोस्कोपी भी कर ली, दवा भी कर ली और उसके बाद भी ट्रीटमेंट नहीं, मतलब पेशेंट को कंसीव नहीं हो रहा है, तो IVF बिकम्स द एंड पॉइंट। तो आज हमने जाना कि बांझपन की समस्या में लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी की क्या अहम भूमिका है। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से इन सवालों के जवाब दिए जो कि पेशेंट के मन में होते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। सी न्यूज़ भारत पॉडकास्ट के साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम सही और सटीक जानकारी। नमस्कार।